आज हम पढ़ने लगे हैं बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कंसिस्ट करे टू टर्म्स पर, उसको हम बायनॉमियल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं a प्लस बी लिखा है, ये एक एक्सप्रेशन है। कितनी टर्म्स हैं इसमें? टू टर्म्स हैं, इसलिए ये एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं लिखा है a माइनस 2x, ये भी क्या है? एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन है। कहीं लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्या है? एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन है। इससे पहले आप एक्सप्रेशन a प्लस बी का स्क्वायर सॉल्व करते रहे हैं। आपको याद है इसका फार्मूला आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो आंसर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने a प्लस बी का क्यूब भी सॉल्व किया हुआ है, ये भी एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन है, और हम इसका क्यूब सॉल्व किया हुआ है आपने। इसका आंसर आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब अगर आपसे कहा यह जाए कि आप a प्लस बी की पावर 10 सॉल्व करें, अगर आपसे कहा जाए आप a प्लस बी की पावर 50 सॉल्व करें, क्या ख्याल है, क्या कर सकेंगे? हो सकता है आप a प्लस बी की पावर 10 को a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह से a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर करके सॉल्व कर लें। लेकिन a प्लस बी की पावर 50 अगर सॉल्व करनी पड़ जाए तो और ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हमें आ जाए कि हमने एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन की कोई नेचुरल पावर सॉल्व करना हो, तो उसके लिए हमारी हेल्प करता है बायनॉमियल थ्योरम। देखते हैं कि बायनॉमियल थ्योरम हमारी हेल्प कैसे करता है। तो सीखते हैं कि बायनॉमियल थ्योरम हमारी किस तरह से हेल्प करता है एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन की ज़्यादा पावर सॉल्व करने में। हम इसको कहेंगे बायनॉमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स n। अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं a प्लस एक्स पावर n को, तो बायनॉमियल थ्योरम हमारी मदद करने लगा है, और हम इसको कहते हैं कि ये बायनॉमियल थ्योरम है फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स n के लिए। कैसे हेल्प करता है? अकॉर्डिंगली बायनॉमियल थ्योरम फर्स्ट टर्म होती है nc0। बायनॉमियल एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है a उसकी पावर n, जो सेकंड टर्म है x उसकी पावर 0, प्लस सेकंड टर्म nc1 a की पावर 1 कम कर दें, x की पावर 1 इंक्रीज कर दें, प्लस nc2। ये जो कॉम्बिनेशन हैं, ये जो इसमें कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, इनमें हर दफ़ा नीचे वाला नंबर 1 इंक्रीज करते जाना है। a की पावर 1 कम करते जाएं, a पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, प्लस आप गैस कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी। निचला नंबर 1 इंक्रीज करेंगे तो nc3, a की पावर 1 कम करेंगे n माइनस 2, x की पावर 1 इंक्रीज करेंगे x क्यूब। इस तरह से ये काम आप करते चले जाएं, और लास्ट में हमारे पास आएगा ncn। नीचे वाला नंबर बढ़ते बढ़ते n हो जाएगा, a की पावर कम होते होते 0 हो जाएगी, x की पावर इंक्रीज होते हुए n हो जाएगी। इस तरह से हम बहुत आसानी के साथ a प्लस एक्स पावर n को सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं इस एक्सपेंशन में, उनमें नीचे वाला नंबर हर दफ़ा 1 इंक्रीज होता जा रहा है। जो a है उसकी पावर n से शुरू हुए हैं, फर्स्ट टर्म की पावर n से शुरू हुए हैं, हर नेक्स्ट टर्म में एक पावर कम होती जा रही है, और लास्ट टर्म में a की पावर 0 है। जो बायनॉमियल एक्सप्रेशन में सेकंड टर्म है x, उसकी पावर 0 है फर्स्ट टर्म में,
फिर एक इंक्रीज होती जा रही है 1 2 3 और लास्ट टर्म में x की पावर n है। इस तरह से हम किसी भी हायर पावर को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायनॉमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स n के लिए। एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको a प्लस एक्स की पावर 4 को सॉल्व करना हो, जो पावर है वो 4 है, पावर n थी तो nc 0 था, पावर 4 है तो 4c 0 है। नेक्स्ट जो फर्स्ट टर्म है बायनॉमियल एक्सप्रेशन की a, उसकी पावर 4 से शुरू करेंगे, a पावर 4, और सेकंड टर्म जो है x, उसकी पावर 0। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ये जो कम्बिनेशंस वाले हैं नंबर्स, जो कोफिशिएंट्स हैं इस वक्त, इनमें निचला नंबर एक इंक्रीज कर लें 4c1, a की पावर को एक कम कर लें a क्यूब, x की पावर एक इंक्रीज कर लें x। फिर नेक्स्ट टर्म में अब आप खुद गैस कर सकते हैं, इस वन को एक इंक्रीज कर लेंगे 4c2, a की पावर को एक डिक्रीज कर लेंगे a स्क्वेयर, x की पावर को एक इंक्रीज कर लेंगे x स्क्वेयर। फिर नेक्स्ट टर्म 4c3, a की पावर एक कम a, x की पावर एक ज़्यादा x क्यूब, प्लस 4c4, a पावर 0 और x पावर 4। और जब हमारे पास NCN आ जाए, 4c4 आ गया यहाँ पे, a की पावर 0 आ जाए और x की पावर जो एक्सप्रेशन की पावर n थी उतनी हो जाए, तो ये बायनॉमियल थ्योरम की फुल एक्सपेंशन हो गई। इस तरह से हम इसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कोफिशिएंट्स 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 कैसे सॉल्व किया करते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। अभी कुछ और बातें नोट करते हैं बायनॉमियल थ्योरम के बारे में। सबसे पहली बात ये नोट करने लगे हैं कि जब हम बायनॉमियल की मदद से a प्लस एक्स पावर n को एक्सपैंड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती। एक तो आप पुरानी बातों से भी गेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने a प्लस बी का स्क्वायर एक्सपैंड किया था तो टर्म्स आई थी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितनी टर्म्स आई हैं, ये 3 टर्म्स आई हैं, पावर 2 है और टर्म्स 3 आई हैं। आपने a प्लस बी पावर 3 सॉल्व की थी, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, पावर कितनी थी 3, टर्म्स आई हैं 4। तो क्या गैस कर सकते हैं, पावर 2 टर्म्स 3, पावर 3 टर्म्स 4, पावर n तो टर्म्स एक ज़्यादा n प्लस 1। पहली बात हमने ये नोट की है कि जो a प्लस एक्स पावर n की एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 1 ग्रेटर देन इंडेक्स हैं, इंडेक्स से एक ज़्यादा हैं। आप कह सकते हैं कितनी टर्म्स हैं, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो 1 ग्रेटर देन है वो किसके इक्वल है, n प्लस 1 के। मैंने आपको इसका गैस करवाया है पुराने टर्म्स की मदद से, पुरानी एक्सपेंशंस की मदद से। यहाँ से भी आप गैस कर सकते हैं। ये देखें, अगर कोफिशिएंट से गैस करना चाहें तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 0 है, सेकंड का 1 है, थर्ड का 2 है। 0 1 2 कितनी टर्म्स बनी, 0 1 2 3 टर्म्स बनी, 0 1 2 3 4 टर्म्स बनी। इस तरह से 0 1 2 3 n तक जाएंगे तो कितनी टर्म्स बन जाएंगी, n प्लस 1 टर्म्स बन जाएगी। तो एक बात हमने नोट की है कि जब हम a प्लस एक्स पावर n को एक्सपैंड करते हैं बायनॉमियल थ्योरम की मदद से विद पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स n के लिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती हैं, n प्लस 1 आती। दूसरी बात गौर करें, हर टर्म के अंदर ये जो a और x है इनके एक्सपोनेंट्स, इनकी पावर्स का सम कितना है, यहाँ n प्लस 0 n। सेकेंड टर्म में a और x की
पार्ट्स इन ए और एक्स के एक्सपोनेंट्स, इनका सम n-1 और 1 का सम n, इसमें भी n, लास्ट में भी n। तो सेकंड जो बात हम नोट कर रहे हैं वो ये है कि इस एक्सपेंशन की हर टर्म में a और x के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम हमेशा n है। तो जो सेकंड बात हमने नोट की है वो ये है कि इस एक्सपेंशन की हर टर्म में जो a और x के एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम हमेशा n है। नेक्स्ट बात हम ये नोट करने लगे हैं जो मैंने एक्सपेंशन करते हुए भी बताई है कि हर टर्म में a की पावर जो है, a का जो एक्सपोनेंट है वो a के कम हो रहा है। हर टर्म में जैसे जैसे आप आगे इंक्रीज कर रहे हैं हर टर्म में a का एक्सपोनेंट एक कम करते जाते हैं, n से शुरू करते हैं और एक कम करते चले जाते हैं और लास्ट टर्म में कितना हो जाता है, 0। तो जो a का एक्सपोनेंट है वो n से डिक्रीज होकर लास्ट टर्म में 0 हो जाता है। और जो नेक्स्ट बात नोट कर रहे हैं वो भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो x है उसका एक्सपोनेंट हर टर्म में इंक्रीज़ हो रहा है, 0 से इंक्रीज़ होना शुरू हुआ और इंक्रीज़ होता हुआ लास्ट में हर दफ़ा 1 इंक्रीज़ हुआ और लास्ट में इंक्रीज़ होके n हो गया। तो हमने ये बात नोट की है कि जो x का एक्सपोनेंट है वो इंक्रीज़ होता है और 0 से इंक्रीज़ होके लास्ट में n हो जाता है। हम इस वक्त ख़ास बात नोट करना चाह रहे हैं और हम नोट ये करना चाह रहे हैं कि इस एक्सपेंशन में अगर आप सारी टर्म्स नहीं मालूम करना चाहते, किसी एक ख़ास टर्म में इंटरेस्टेड हैं, अगर हम उसको r+1th टर्म कह लें तो वो वाली टर्म हम कैसे मालूम कर सकते हैं। टर्म नंबर r+1, इसकी एक्सपेंशन में हम सारी एक्सपेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम किसी एक ख़ास टर्म में इंटरेस्टेड हैं। फर्स्ट सिर्फ उस टर्म का आंसर क्या होगा। गौर करें, ये फर्स्ट टर्म है। सबसे पहले कोफिशिएंट पे गौर करते हैं। फर्स्ट टर्म में NC 0 है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में कोफिशिएंट NC 1 है। थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में कोफिशिएंट NC 2 है। यानी जितने नंबर की टर्म है को जो कोफिशिएंट है उसमें नीचे वाला नंबर एक कम है। टर्म नंबर 1 में 0 है, टर्म नंबर 2 में 1 है, टर्म नंबर 3 में 2 है। तो गैस कर सकते हैं आप कि टर्म नंबर r+1 में नीचे वाला टर्म के नंबर से कम हो जाएगा और NCR। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन में जो टर्म नंबर r+1 देखेंगे उसमें ये जो कोफिशिएंट NC 0, NC 1 वगैरह है वो टर्म नंबर r+1 में NCR होगा। दूसरी बात नोट करें, फर्स्ट टर्म में a की पावर a का एक्सपोनेंट n है, सेकंड टर्म में n-1 है, थर्ड टर्म में n-2 है। इस 2 में और इस 2 में कंपैरिजन करें, सेकंड टर्म में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। फर्स्ट टर्म में यहाँ भी 1 है और n में से -1 हुआ। इसको भी आप कह सकते हैं कि यहाँ 0 है और यहाँ n में से 0 माइनस हुआ। NCR है तो a में से n-3 माइनस हुआ, NC3 में यहाँ n-3 हुआ। तो NCR में a की पावर में n में से r माइनस हो जाएगा, यानी a एक्सपोनेंट बनेगा n-r। दूसरा x का एक्सपोनेंट क्या होगा उस पर गौर करते हैं। NC0 में x का एक्सपोनेंट 0 है, NC1 में x का एक्सपोनेंट 1 है, NC2 में x का एक्सपोनेंट 2 है। यानी यहाँ जो नंबर है x के एक्सपोनेंट में भी वही नंबर है। r+1th टर्म में यहाँ r है तो x का एक्सपोनेंट भी r होगा। इस तरह से हम
टर्म नंबर r+1 मालूम कर सकते हैं बायनॉमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में। अगर आप बायनॉमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में पूरी एक्सपेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ कोई एक ख़ास टर्म मालूम करना चाहते हैं और उस टर्म को अगर हमने r+1 टर्म कह लिया है यानी टर्म नंबर r+1, तो उसका फार्मूला अभी आपने खुद से बना लिया है कि किसके इक्वल है, NCR। यहाँ r+1 है तो उससे एक कम r है, a की पावर यहाँ जो नंबर आया है n में से उतना माइनस हो गया है, और x की पावर यहाँ जो नंबर r है वही x की पावर r है। n इसमें क्या चीज़ है, n इसमें ये इंडेक्स है, पावर है, और r क्या है, ये डिपेंड करता है कि टर्म कौन सी मालूम कर रहे हैं। टर्म नंबर r+1 में r है, जितने नंबर टर्म मालूम कर रहे हैं यहाँ उससे कम है। अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहूँ टर्म नंबर 5 मालूम करें, टर्म नंबर 5 का फार्मूला लिखें इसकी मदद से, तो क्या करेंगे, NC r+1 में r था, टर्म नंबर 5 में यहाँ एक कम 4, NC4, a की पावर में n में से कम करेंगे, यहाँ जितना नंबर आया है कम्बिनेशन के अंदर n-4, और x की पावर में यहाँ 4 आया है तो x की पावर भी 4 होगी। अब आप आसानी से अगर आपसे कहा जाए टर्म नंबर 10 लिखें तो आप लिख सकते हैं कि ये NC9 a पावर n-9 और x पावर 9 के इक्वल है। तो ये जनरल फार्मूला हमने बनाया है r+1 टर्म के लिए। हमने कुछ बातें नोट की हैं, एक और बात नोट कर लेते हैं। बायनॉमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में ये जो हर टर्म में कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, NC0 आया है, फिर NC1 है, फिर NC2 है और सो ऑन, लास्ट वाला कोफिशिएंट NCn है। इन कोफिशिएंट्स को हम बायनॉमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। ये कोफिशिएंट्स क्या कहलाते हैं, बायनॉमियल कोफिशिएंट्स। इन कोफिशिएंट्स को हम बायनॉमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें a + x की पावर 6 हो तो बायनॉमियल कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 और 6c6, इन सब को हम कहेंगे ये क्या है, बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं। बायनॉमियल थ्योरम में एक और बात नोट करते हैं, ये जो बायनॉमियल थ्योरम में बायनॉमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट और ये n+1 कोफिशिएंट्स, और उससे प्रीवियस nth कोफिशिएंट, n-1 कोफिशिएंट्स, इनमें एक रिलेशन होती है, और वो रिलेशन ये है कि फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट हमेशा सेम होते हैं। इन दोनों का आंसर हमेशा 1 है। और कम्बिनेशंस की एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि NCR इक्वल होता है NCn-r के। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये जो सेकंड लास्ट कोफिशिएंट है NCn-1, इस पे अगर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें, ये इस वक्त r है तो ये इक्वल होगा NCn- ये r n-1, और ये सिंप्लीफाई करके NC1 आ गया। NC1 इधर से सेकंड कोफिशिएंट और लास्ट से सेकंड लास्ट कोफिशिएंट, ये दोनों भी क्या हैं, सेम हैं। इसी तरह से NCn-2 पे जब ये प्रॉपर्टी NCR इक्वल है NCn-r के, इसका इस्तेमाल करें तो ये इक्वल है NCn-2 के, यानी NC2 के। ये स्टार्ट से थर्ड कोफिशिएंट है और लास्ट से थर्ड लास्ट कोफिशिएंट है, ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इसी तरह से इधर से फोर्थ कोफिशिएंट स्टार्ट से और लास्ट साइड से अगर हम गिने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जनरली बायनॉमियल कोफिशिएंट्स स्टार्ट से और एंड से
जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं वो हमेशा इक्वल हैं। और किस प्रॉपर्टी की वजह से, कम्बिनेशंस किस प्रॉपर्टी की वजह से, कैन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के।